आज की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये चीज़ क्लियर है ही कि ह्यूमन से रिलेटेड है और इस प्रोजेक्ट में हम करेंगे क्या, जीनोम की स्टडी करेंगे। टोटल जेनेटिक मेकअप जो होता है किसी भी इंडिविजुअल का, उसको हम कहते हैं उसका जीनोम। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्योंकि हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका मेन एम क्या था, इसको क्यों स्टार्ट किया गया। थ्योरेटिकल टॉपिक है तो ध्यान से देखना। तो इसको क्यों स्टार्ट किया गया था, इसका मेन एम क्या था, टू डेवलप बेटर टेक्निक्स for comparing to different human DNA sample। एक्चुअल में क्या था, इसमें हम करते तो सारी ही चीज़ें हैं, जैसे कि हम क्या करेंगे, किसी भी ह्यूमन के डीएनए में जितने भी जीन्स हैं उन सबको भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, उन जीन के सीक्वेंस को भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। उनमें से हम उन जीन्स के फंक्शंस भी पता लगाएंगे कि उनमें कौन सा डिजीज कॉजिंग जीन है, कौन से जीन का क्या फंक्शन होता है। लेकिन सबसे मेन एम क्या होता है इसका, कि हमें बेटर टेक्निक्स डेवलप करनी है ताकि हम दो ह्यूमन के डीएनए सैंपल्स को आसानी से कंपेयर कर पाएँ। क्या कर पाए, आसानी से हम उसको क्या कर ले, कंपेयर कर ले। तो ये है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मेन एम। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, लिस्ट द एजम्पशन। ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी कराऊंगी इस टॉपिक में, कोई भी डिटेल नहीं करा रही हूँ मैं आपको, टोटली एनसीईआरटी करा रही हूँ। लिस्ट द एजम्पशन दैट लैड टू द क्वेस्ट ऑफ फाइंडिंग आउट द कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम। बेटा जब हम जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था, तब हमने देखा था कि कोई चीज़ है जिसको हम जीन कह रहे हैं, जो इनहेरिट होती है फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। लेकिन हमें ये नहीं पता था, क्योंकि मेंडल ने तो फैक्टर वर्ड यूज़ किया था, बाद में हमने उनको जीन कहा था। फिर मोल बायो जब आया तब हमने पढ़ा कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। ठीक है, अब ये आइडिया या इस डायरेक्शन में हमने रिसर्च कब की, कि हमें इस ह्यूमन जीनोम के डीएनए की कंप्लीट सीक्वेंस पता होनी चाहिए। अब हम क्योंकि डीएनए के स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, तो कंप्लीट सीक्वेंस का मतलब क्या है, आपने डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ी है कि डीएनए किससे बना है, न्यूक्लियोटाइड से बना है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड चेन है। अब इसमें कंप्लीट सीक्वेंस का मतलब क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड को बनाने में एक शुगर आया, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट। अब शुगर और फॉस्फेट तो सेम है, सब में कोई फर्क नहीं है, एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड में जाते हैं। तो दैट मीन्स हमें किसकी सीक्वेंस पता होनी चाहिए, इसके नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस पता होनी चाहिए। क्वेस्ट का मतलब होता है खोज करना, आविष्कार करना। मतलब इस डायरेक्शन में हमने कब सोचा, ऐसी क्या एजम्पशंस थी जिसने हमें ये सोचने पे मजबूर किया कि हमें ह्यूमन जीनोम के डीएनए की कंप्लीट सीक्वेंस पता होनी चाहिए। तो ये आइडिया हमारे दिमाग में कैसे आया, तो इसके लिए हमने क्या देखा कि जेनेटिक मेकअप जो है ना किसी भी इंडिविजुअल का, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लाइज इन इट्स डीएनए सीक्वेंस। क्योंकि जब हम जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो हमें नहीं पता था उसका मॉलिक्यूलर बेसिस, लेकिन मोल बायो में जब हम आए तो हमें पता है कि जेनेटिक मेकअप हम किसको कह रहे हैं, उसके कंप्लीट डीएनए के सीक्वेंस को कह रहे हैं। तो इसका मतलब जेनेटिक मेकअप इंडिविजुअल का किस में लाई करता है, उसके डीएनए सीक्वेंस में लाई करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर इफ टू इंडिविजुअल्स, दो इंडिविजुअल हैं जो डिफर करते हैं। अब हमने क्या था, जो भी
फीचर्स होते हैं उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? जेनेटिक मेकअप रिस्पॉन्सिबल होता है, और जेनेटिक मेकअप मीन्स उसके डीएनए के सीक्वेंस। तो हम क्या कह रहे हैं कि दो इंडिविजुअल जैसे डिफरेंट दिखाई देते हैं। जैसे हम कहें दो बहन भाई को भी हम कंपेयर करें तो लिटिल बिट वो क्या दिखाई देते हैं? डिफरेंट दिखाई देते हैं। तो अगर दो इंडिविजुअल हमें डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब उनका जेनेटिक मेकअप में लिटिल बिट क्या है? डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है कि दे हैव डिफरेंट डीएनए सीक्वेंस, कि उनके डीएनए के सीक्वेंस क्या है? डिफरेंट है। हम ये नहीं कह रहे कि वो कंप्लीटली डिफरेंट है, लेकिन एटलीस्ट एट सम प्लेसेस, कम से कम कुछ प्लेसेस पे तो वो क्या है बेटा? डिफरेंट है। कहीं ना कहीं तो वो क्या है? डिफरेंट है। और जितना ज़्यादा उन इंडिविजुअल्स में देखने में डिफरेंस ज़्यादा आता जाएगा, उतना ही उनके जेनेटिक मेकअप में भी क्या आता जाएगा? डिफरेंस आता जाएगा। तो इसका मतलब अगर हमें इंडिविजुअल्स के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में कोई भी चेंज होता है, एनाटॉमिकल फीचर्स में कोई भी चेंज होता है, तो दैट मीन्स उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? उसके डीएनए के सीक्वेंस। वी नो इट वेरी वेल। तो इसका मतलब क्या है कि उनके डीएनए के सीक्वेंस भी क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। तो यहाँ से हमारे दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना हम पता करें कि ह्यूमन जीनोम की डीएनए सीक्वेंस क्या होती है। तभी तो अगर किसी इंडिविजुअल में कोई डिजीज होता है तो हम ये पता लगा पाएंगे कि उस डिजीज उसके अंदर किस वजह से हो रहा है, कौन सी डीएनए की सीक्वेंस चेंज हुई, कौन से जीन में चेंज हुआ। तो वो हमें जब तक कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस नहीं पता होगी तब तक हम पता नहीं लगा पाएंगे। तो ये वो कॉन्सेप्ट था, ये वो एजम्पशन थी जिसकी वजह से हमने इस डायरेक्शन में रिसर्च करना शुरू किया कि हमें क्या पता होना चाहिए? डीएनए की कंप्लीट सीक्वेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो था एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन। अब आता है एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन। Name those two techniques with the help of which the project of sequencing human genome is lost. सबसे पहले तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करें कि व्हाट डू यू मीन बाई सिक्वेंसिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम। जीनोम किसे कहते हैं? टोटल जेनेटिक मेकअप जो होता है उस इंडिविजुअल का, उसको हम क्या कहते हैं? उसका जीनोम कहते हैं। तो ह्यूमन के जीनोम की कंप्लीट सीक्वेंस हमें पता हो, दैट मीन्स ह्यूमन का जो डीएनए है उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड की क्या सीक्वेंस आएगी, वो नाइट्रोजिनस बेसिस किस सीक्वेंस में अरेंज होंगे, कितने नंबर में होंगे और क्या उनकी सीक्वेंस होगी। क्योंकि हमारा डीएनए होता है बेटा बहुत बड़ा, 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर का होता है, लेकिन ये 9 इतनी बड़ी सीक्वेंस सिर्फ 4 नाइट्रोजिनस बेसिस से मिलकर के शुरू होती है, दैट इज ATGC। लेकिन वो ATGC सीक्वेंस कितने नंबर में आ रही है, किस सीक्वेंस में आ रही है, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल क्या कर सकता है? वेरी कर सकता है। आगे हम इसी प्रोजेक्ट में पढ़ेंगे 99.9% डीएनए की सीक्वेंस सभी ह्यूमन में सेम होती है। इसका मतलब जो डिफरेंस आता है वो सिर्फ 0.1% में आता है, और वो भी कितना आएगा वो डिपेंड करता है कि वो कितने क्लोजली और कितने वाइडली रिलेटेड है। इसका मतलब ये चीज़ हमें किससे पता चली? जब हमने डीएनए की कंप्लीट सीक्वेंस को स्टडी किया और कई सारे इंडिविजुअल्स के डीएनए सीक्वेंस को हमने स्टडी किया। लेकिन इस प्रोजेक्ट को शुरुआत करने के लिए कुछ टेक्निक्स की हेल्प की ज़रूरत थी, क्योंकि जिस टाइम पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे टेक्नोलॉजी में इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं थी। तो 2 टेक्निक ऐसी थी जिनके दम पे इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था। मतलब वो ऐसे टेक्निक थे जिनकी हेल्प से हमने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया था। हालांकि और भी बहुत सारी टेक्निक थी जो इस प्रोजेक्ट के दौरान हमने ओरिजिनेट की थी, बनाई थी, नई नई टेक्नोलॉजी आई थी इसके दौरान। लेकिन कुछ टेक्निक ऐसी थी जो स्टार्टिंग में ही थी जिनके बेसिस पर हमने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। उनमें से एक टेक्निक थी जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक। जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक का ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या पर्पस था? इसका पर्पस क्या था? जैसे ये एक इंडिविजुअल का कंप्लीट जीनोम है, कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस है, तो इस टेक्निक की हेल्प से हम क्या कर पाए? इस इंडिविजुअल के एक स्पेसिफिक जीन को
आइसोलेट कर पाए, छोटा सा फ्रेगमेंट हमने निकाल लिया, एक जीन को हमने आइसोलेट कर लिया, फिर उसकी हमने मल्टीपल कॉपीज बनाई, दैट मीन्स हमने उसकी क्लोनिंग कराई। क्या कराई बेटा? क्लोनिंग कराई, ठीक है। और फिर उसको स्टडी किया कि वो जीन किस फंक्शन के लिए कोड करता है, ठीक है। तो वो हमने स्टडी किया है, एक एक जीन को हम निकालते गए। तो ये चीज़ पॉसिबल किसकी हेल्प से होती गई बेटा? जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से पॉसिबल हुई। दूसरी टेक्निक जो इसके स्टार्टिंग में ही थी वो क्या थी? सिंपल एंड फास्ट टेक्निक, फास्ट टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग डीएनए सीक्वेंस। भी हमने ये तो कह दिया कि जीन हमने निकाल लिया, उसका फंक्शन हम देखेंगे, लेकिन वो जीन भी किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड से ही तो बना है। तो न्यूक्लियोटाइड की क्या सीक्वेंस है, वो कैसे अरेंज है? तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? सीक्वेंसर चाहिए। सीक्वेंसर मतलब जो हमें उसकी सीक्वेंस बना दी। तो उस टाइम पे भी हमारे पास ऐसे टेक्निक थी जो सिंपल थी, फास्ट थी, जिनकी हेल्प से हम डीएनए के सीक्वेंस का पता लगा सकते थे। हालांकि इस फील्ड में अभी तक रिसर्च चल रही है, अभी हमें और ज़्यादा फास्ट सीक्वेंसर चाहिए जो कम टाइम में इजीली क्या बता दें? डीएनए की सीक्वेंस बता दें। लेकिन ये दो टेक्निक ऐसी थी जो स्टार्टिंग से ही थी हमारे पास, और इन्हीं के ऊपर बेस्ड आपकी ये टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो ये तो था आपका बेसिक एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ। अब हम आते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के इंट्रोडक्शन के ऊपर कि क्या प्रोजेक्ट था, कब स्टार्ट हुआ। अब प्रोजेक्ट कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो पैसा भी चाहिएगा। तो वो पैसा किसने दिया, किस किस डिपार्टमेंट ने, किस किस कंट्री ने पार्टिसिपेशन किया। ये एक मेगा प्रोजेक्ट था। तो मेगा प्रोजेक्ट क्यों था? कई सारे क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहली चीज़, ये क्वेश्चन एक एक नंबर में कई बार पूछे गए हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसको हम शॉर्ट में HGP कहते, इट वाज लॉन्च्ड इन 1990 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था बेटा। और इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किसने किया था? इट वाज स्टार्टेड बाय US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ये दो डिपार्टमेंट ऐसे थे जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था बेटा। स्टार्टिंग में जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो ये दो डिपार्टमेंट इसके अंदर थे, US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ठीक है। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ? जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो इसके अर्ली ईयर्स में, जब ये स्टार्ट ही हुआ था, तो उस दौरान वेलकम ट्रस्ट नाम की कोई इंस्टीट्यूट था, वेलकम ट्रस्ट, इसने मेजर पार्टनर के तौर पर इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया। ज्वाइन द प्रोजेक्ट एज ए मेजर पार्टनर, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, बहुत पैसा लगना था। तो इसमें जो मेजर पार्टनरशिप थी वो किसकी थी? वेलकम ट्रस्ट की थी। लेकिन वेलकम ट्रस्ट स्टार्टिंग से ही नहीं था, वो बाद में ऐड हुआ था। सबसे पहले शुरुआत तो किसने की थी? US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। बाद में वेलकम ट्रस्ट ने मेजर पार्टनर के तौर पर इसमें ज्वाइन किया। उसके बाद तो बेटा कई सारी कंट्रीज ने भी इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया, जैसे कि जापान ने ज्वाइन कर लिया, फ्रांस ने ज्वाइन कर लिया, जर्मनी, चाइना एंड सम अदर कंट्रीज ने भी इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लिया, सम अदर कंट्रीज, ठीक है। तो ये बेटा कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं था, क्योंकि ह्यूमन के जीनोम की जो सीक्वेंस होती है बहुत बड़ी सीक्वेंस है, 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर है। अब हालांकि फ्रांसिस क्रिक ने
हमें ये पहले ही बता दिया था कि अगर हमें डीएनए के एक स्ट्रैंड के सीक्वेंस पता हो तो हम दूसरे स्ट्रैंड की सीक्वेंस भी बता सकते हैं। तो हमने सिर्फ एक स्ट्रैंड की सीक्वेंसिंग की, दूसरे स्ट्रैंड की सीक्वेंस हमें ऑटोमेटिकली पता चल गई थी। तो ये एक मेगा प्रोजेक्ट था जो 1990 में स्टार्ट हुआ था। स्टार्टिंग में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने इसको स्टार्ट किया था। बाद में बेटा वेलकम ट्रस्ट ने मेजर पार्टनर के तौर पर इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया। और आगे हम चलें तो जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना और कुछ और कंट्रीज ने भी इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लिया। अब क्वेश्चन आता है कि HGP प्रोजेक्ट में हम करेंगे क्या। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट, ये एक मेजर प्रोजेक्ट था और इसमें हम करेंगे क्या। सबसे पहले तो सिक्वेंसिंग ऑफ द एंटायर ह्यूमन जीनोम, सिक्वेंसिंग ऑफ द एंटायर, पूरा का पूरा ह्यूमन जीनोम, पूरा का पूरा जो ह्यूमन जीनोम है उसकी हम सिक्वेंसिंग करेंगे। दैट मीन्स हम उसकी सिक्वेंस पता लगाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, सिक्वेंस हमें पता लग जाएगी, फिर हम देखेंगे कि किस सीक्वेंस का क्या फंक्शन है। मतलब पॉइंट आउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर। मतलब क्या है, जैसे मान लो हम इमेजिन कर लेते हैं कि ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो मैं कह दूँ सबसे पहले तो मैं इसकी सीक्वेंस बताऊंगी। जैसे मैं कह रही हूँ पहले ए आ रहा है, फिर टी आ रहा है, फिर जी आ रहा है, फिर सी आ रहा है, फिर सी, जी, टी, ए, ऐसे करके आपको पूरी की पूरी सीक्वेंस बतानी है। क्या बतानी है, सीक्वेंस बतानी है। ठीक है, तो जैसे हमने सीक्वेंस बता दी तो सबसे पहले तो हमें इसकी सीक्वेंसिंग करनी है। फिर हम क्या करेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताएंगे। जैसे मैंने कहा यहाँ से लेकर तक के यहाँ तक का जो डीएनए स्ट्रैंड है वो एक स्पेशलाइज फंक्शन कर रहा है, दैट मीन्स वो एक जीन की तरह बिहेव कर रहा है। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका कुछ अलग फंक्शन है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, उस पूरे जीनोम की सीक्वेंस बतानी है कि उसमें कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसेस किस नंबर में और किस सीक्वेंस में आए। फिर हमें उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताने कि वो डीएनए की सीक्वेंस क्या फंक्शन करेगी। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट है। सबसे पहले हम सीक्वेंसिंग करेंगे, उसके बाद हम फंक्शन असाइन करेंगे कि किस पार्ट का क्या फंक्शन है। ये हमारा शॉर्ट में हमारा प्रोजेक्ट है जो हमें करना है इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट को, जो कि एक मेगा प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यही आता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज ए मेगा प्रोजेक्ट। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है और ये बोर्ड एग्जाम्स में कई बार आ चुका है। मेगा प्रोजेक्ट मतलब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आप कैसे कहोगे कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो सबसे पहली बात तो हम कैसे कहेंगे, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट था ये 13 साल चला था बेटा, 13 ईयर प्रोजेक्ट था। 13 साल तक लगातार इस प्रोजेक्ट पे काम चला था। 1990 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था और 2003 में ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि ये प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है। हालांकि ह्यूमन जीनोम पे हम अभी भी रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट बंद हो गया था, फिर कोई और प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। तो ये जो प्रोजेक्ट था ये लगभग 13 ईयर तक चला था। अब इतने सालों तक कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो प्रोजेक्ट क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। दूसरा, इसका जो पहला पार्ट था जिसमें हम सिक्वेंसिंग कर रहे थे, तो यहाँ पर जो हम सिक्वेंसिंग कर रहे हैं वो एक बहुत बड़े डीएनए की कर रहे हैं। लार्ज नंबर ऑफ बेस पेयर्स, लार्ज नंबर ऑफ बेस पेयर, लार्ज नंबर ऑफ बेस पेयर्स क्यों कह रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली अगर हम लें तो हैप्लॉइड कंटेंट में 3 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं। हैप्लॉइड क्यों,
डिप्लॉयड और हैप्लॉयड में तो क्या डिफरेंस होता है बेटा, उन्हीं जीन की दो दो कॉपी होंगी, हैप्लॉयड में सिंगल सिंगल कॉपी, डिप्लॉयड में दो दो कॉपी होती हैं, ठीक है। तो इसको लार्ज नंबर ऑफ बेस पेयर 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर को आइडेंटिफाई करना था और उनकी सीक्वेंस बतानी थी। तो ये भी सीक्वेंस क्या है, बहुत बड़ी है बेटा, तो इसलिए भी ये क्या है, एक मेगा प्रोजेक्ट है। दूसरा, इस प्रोजेक्ट को करने में बहुत लार्ज अमाउंट में पैसा लग रहा था, ह्यूज कॉस्ट लग रही थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो हमारे पास सीक्वेंसिंग के मेथड थे, तो उसमें एक बेस पेयर की सीक्वेंस बताने में, एक बेस पेयर की सीक्वेंसिंग करने में जो खर्चा आ रहा था, वो आ रहा था बेटा $3। कितना आ रहा था? $3। अब देखो हमारे पास कितने बेस पेयर हैं, 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर। इसका मतलब हमें कितनी कितनी बड़ी अमाउंट चाहिए, 9 × 10⁻⁹ बेस पेयर हमें चाहिए। मतलब इसकी जो पूरे उसकी कॉस्ट थी वो $9 बिलियन के बराबर थी, जो कि एक बहुत बड़ी कॉस्ट थी, छोटी कॉस्ट नहीं थी। तो इसमें एक बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा था, इसलिए भी ये एक मेगा प्रोजेक्ट था, ठीक है। दूसरा क्या था, अब मान लो इस प्रोजेक्ट में हमने सीक्वेंसिंग कर ली, अब सीक्वेंस हमें पता चल गई, तो अब उस सीक्वेंस को हमें लिखना भी तो पड़ेगा कहीं। तो अगर हम इस सीक्वेंसिंग करने के बाद उस सीक्वेंस को स्टोर करें किसके अंदर, टाइप फॉर्म में, टाइप करके रखें किसमें, बुक में, तो हमें ऐसी 3300 बुक्स चाहिएंगी, जिस बुक में लगभग 1000 पेजेस होंगे हर बुक के अंदर, और एक बुक के एक पेज में लगभग 1000 लेटर्स लिखेंगे। मतलब हजार पेजेस की हमें कितनी बुक लग जाएंगी, 3300 बुक हमें लग जाएंगी एक ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंस को लिखने में, जिसमें हमने हर पेज पे 1000 नाइट्रोजिनस बेस लिखे हैं। दैट मीन्स 1000 लेटर्स हमने टाइप किए हैं। एक पेज पे 1000 लेटर अगर हम लिखते हैं और एक बुक जिसमें 1000 पेज हैं, तो हमें एक ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंस लगने में, लिखने में, प्रिंट करने में कितनी बुक चाहिएंगी, 3300 बुक्स। तो ये एक बहुत बड़ी सीक्वेंस है जिसको लिखने के लिए हमें इतनी सारी बुक चाहिए। हालांकि हम इसको बुक्स में नहीं लिखते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल दे करके बताया है कि अगर हम बुक में लिखें तो ये एक बहुत बड़ी सीक्वेंस है, ठीक है। हालांकि जो हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर वाले जो डिवाइसेस हैं, हाई स्पीड computational devices for data storage and retrieval। डाटा स्टोरेज मतलब डाटा को हम स्टोर करें, रिट्राइवल मतलब उसको वापस रिट्राइव करें। तो ये सब इजी हो गया हमारे लिए। क्यों इजी हो गया? क्योंकि कंप्यूटर डिवाइसेस आ गई। आपने एक साइंस की नई ब्रांच सुनी होगी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये जो ब्रांच आई बेटा, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के दौरान ही डेवलप की गई थी, क्योंकि जब उन्होंने ह्यूमन के जीनोम की सीक्वेंसिंग करना स्टार्ट किया तो उन्होंने देखा कि ह्यूमन के जीनोम की सीक्वेंस तो बहुत बड़ी है, और अगर हम इसको बुक्स में लिखेंगे तो एक ह्यूमन की सीक्वेंसिंग करने के लिए हमें इतनी बुक्स चाहिएंगी जिसमें इतने पेज हैं और इतने लेटर हैं। तो इससे तो काम चलेगा नहीं, मैनुअली तो ये चीज़ पॉसिबल है नहीं। तो इस डाटा के स्टोरेज के लिए और जब भी ज़रूरत पड़े उसको वापस रिट्राइव करने के लिए उन्होंने हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस को यूज़ किया। तो इनकी हेल्प से ये इजी हो गया कि हम इतने बड़े डाटा को हैंडल कर पाए। इसका एक और रीज़न क्या था? ए लार्ज नंबर ऑफ साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट लगे थे इस प्रोजेक्ट में, बहुत सारे टेक्नीशियंस भी लगे थे, क्योंकि लैब में काम चल रहा था तो टेक्नीशियंस चाहिए थे, कंप्यूटर पे काम चल रहा था तो कंप्यूटर के जानकार चाहिए थे, हमें बहुत सारा सपोर्टिंग स्टाफ भी चाहिए था। इनकी भी बहुत सारे लोग इसमें लगे हुए थे, इसलिए भी ये क्या था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, ठीक है।
तो साइंस ऑफ एचजीपी ऑल्सो डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड हेल्प एचजीपी। ये चीज ध्यान रखना, जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स की साइंस है वो भी किस दौरान डेवलप हुई है, आपकी एचजीपी प्रोजेक्ट में ही डेवलप हुई है, और उसने एचजीपी प्रोजेक्ट की हेल्प भी की है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना, ये जो प्रोजेक्ट था हमारा एचजीपी का जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट की वजह से हमें कई सारी नई नई इंफॉर्मेशंस भी मिली, न्यू इंफॉर्मेशंस भी हमें मिली, नए नए एरियाज भी रिसर्च के डेवलप हो गए, मैनी न्यू एरियाज वो भी डेवलप हो गए जिनमें रिसर्च की जाने लगी। जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होती है बेटा, ये साइंस की एक ब्रांच है जिसमें आप कंप्यूटर की हेल्प से बायोलॉजिकल डाटा की हैंडलिंग करते हैं। तो इसमें भी नए नए रिसर्च के एरियाज खुल गए, और भी बहुत सारी ब्रांचेज आई जो इस प्रोजेक्ट के दौरान डेवलप हुई। पीसीआर डेवलप कर दी क्लोनिंग के लिए। तो बहुत सारी टेक्निक्स थी जो इस प्रोजेक्ट के दौरान डेवलप हुई। तो इसलिए भी ये प्रोजेक्ट क्या था बेटा, एक मेगा प्रोजेक्ट था। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार रहे हैं। अब आज की हम लास्ट चीज डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज गोल्स ऑफ एचजीपी। यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना है, पूरा ही टॉपिक आपका थ्योरेटिकल है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं गोल्स, आगे इसके बाद हम पढ़ेंगे सैलिएंट फीचर्स ऑफ एचजीपी, और वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है। ये जीन्स कुछ बता रहे हैं, डीएनए के सीक्वेंस कुछ बता रहे हैं, वहां पे हम कुछ बताएंगे। एक्चुअल में क्या होता है, जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है तो उसके स्टार्ट करने से पहले कुछ गोल्स डिसाइड करते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट में क्या करेंगे। एस्टिमेटेड क्या है कि हम इतना लगभग हमें एस्टिमेट करना होता है कि इस प्रोजेक्ट में जैसे सीक्वेंसिंग कर रहे हैं तो कितने जीनोम की सीक्वेंस करेंगे, लगभग आइडिया देना होता है। हम क्या क्या काम करेंगे, टारगेट लेकर के चलते हैं, तो वो होते हैं गोल्स। सैलिएंट फीचर्स में हम क्या पढ़ेंगे, सैलिएंट फीचर्स तब बताए गए जब ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया, मतलब हमने रिसर्च कर चुके हैं, तो जो एक्चुअल में मिला वो हम किस में दिखाएंगे, सैलिएंट फीचर में। लेकिन गोल्स में हम क्या दिखाते हैं, जो हम लेके चले थे, क्या मान के चले थे कि इस प्रोजेक्ट के दौरान हमें क्या क्या करना है, हमने कुछ गोल्स डिसाइड किए थे, तो वो है गोल्स। सैलिएंट फीचर कंफ्यूज नहीं होना है, वो रियल डाटा है जो रिसर्च के बाद हमें मिले। तो देखो गोल्स में सबसे पहला इनका गोल क्या था, जब हमने एचजीपी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो हम ये लेके चले थे कि ह्यूमन जीनोम में जितने भी जीन्स हैं हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे। तो उस टाइम उनका मानना था कि हमारे पास लगभग 20,000 से 25,000 जीन्स होने चाहिए जिनको हमें आइडेंटिफाई करना है। एक्चुअल डाटा क्या आया वो हम सैलिएंट फीचर में पढ़ेंगे। दूसरा, ये क्या गोल लेके चले थे, हमने जीन को आइडेंटिफाई कर लिया। अब जीन भी किससे बने, डीएनए बेस पेयर के सीक्वेंस से बने। तो हमें क्या करना है, इनका मानना था कि लगभग हमारे पास 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर होंगे, तो हमें उनके सीक्वेंस को डिटरमाइन करना है। ये वो लेके चले थे, और ये अप्रॉक्सीमेट डाटा था जो लगभग उनकी एजम्पशन थी, काफ़ी हद तक वो ठीक भी थे। तीसरा गोल वो क्या मान के चले थे कि जब हम इतने बड़े बेस पेयर की सीक्वेंसिंग करेंगे तो हमें उनकी स्टोरेज भी करनी है। तो वो क्या सोच के चले थे कि हम इनको स्टोर करेंगे डाटाबेसेस में। कंप्यूटर के अंदर डाटाबेसेस होते हैं स्टोरेज के लिए और रिट्राइवल के लिए। तो उन्होंने ये मान के चले थे, उनका गोल था कि हमें इस चीज़ में भी रिसर्च करनी है कि हमें डाटा को कंप्यूटर में स्टोर करना है डाटाबेसेस में। ठीक है। दूसरा क्या है, वो इस प्रोजेक्ट के दौरान इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे डाटा एनालिसिस के टूल्स में। क्यों, बहुत बड़ी सीक्वेंस है, कई इंडिविजुअल्स का हमें जीनोम कंपेयर भी करना पड़ता है, तो ये सब मैनुअली तो पॉसिबल है नहीं। किसकी हेल्प से पॉसिबल होगा, कंप्यूटर की हेल्प से। तो उसमें कौन हेल्प करेगा, हमारा डाटा एनालिसिस हेल्प करेगा। तो इसको भी हमें इम्प्रूव करना है ताकि हमें क्विक रिजल्ट मिले। ऐसा ना हो कि टाइम लगे या एरर आ जाए, क्विक रिजल्ट होने चाहिए, एक्यूरेट रिजल्ट होने चाहिए। तो इसमें भी हमें रिसर्च करनी है, ऐसा वो मान के चले थे। दूसरा क्या है, अब हमें मान लो पता चल गया कि ये ह्यूमन के जीनोम की सीक्वेंस है, हमें यहाँ तक पता चल गया। हमें ये भी पता चल गया कि इस जीन का क्या फंक्शन है, जीन के सीक्वेंस भी हमें पता चल गई, जीन का फंक्शन भी हमें पता चल गया। लेकिन खाली पता थोड़ी ना करना है, हमें क्या करना है, उस नॉलेज को अपने बेनिफिट के लिए यूज भी करना है। तो इसका मतलब क्या है, हमें उस नॉलेज को ट्रांसफर करना है। ठीक है, किसको,
अदर सेक्टर्स में, जैसे इंडस्ट्रीज में, जैसे हमने पढ़ा कि उन इंसुलिन हार्मोन की प्रोडक्शन जब बॉडी में नहीं होती है तो डायबिटीज़ होती है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की स्टडी से हमें पता भी चल गया कि उसमें क्या चेंज आएगा। जैसे हमने पढ़ा बेटा डाउन सिंड्रोम पढ़ा, तो डाउन सिंड्रोम में हमें पता चल गया कि क्रोमोसोम में ये चेंज आता है, पता तो चल गया। ऐसे ही सीक्वेंस में लगा लो, सिकल सेल एनीमिया हमने पढ़ा कि सिकल सेल एनीमिया कब होता है, जब बीटा ग्लोबिन चेन जो बनाता है एमआरएनए उसके 6th कोडॉन में म्यूटेशन हो जाए, GAG की बजाय GUG आ जाए, तो क्या हो जाता है सिकल सेल एनीमिया। तो क्या उसको अप्लाई भी तो करना है कहीं। जैसे हमने कोई क्रॉप में इम्प्रूवमेंट किया कि इसके डीएनए के सीक्वेंस में हम ये चेंज कर दें तो ये प्लांट हमारा इम्प्रूव हो जाएगा, तो हमें एक इम्प्रूव्ड प्लांट मिल गया, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई भी तो करना पड़ेगा। तो उस नॉलेज को हमें इंडस्ट्रीज में अप्लाई करना है ताकि हम उससे बेनिफिट ले सकें। दूसरा क्या था बेटा कि जब भी हम कोई लिविंग मैटर पे स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, एनिमल्स पे स्टडी करते हैं, तो बहुत सारे एथिकल लीगल इश्यूज भी आते हैं। और यहाँ पे तो हम काम कर रहे थे ह्यूमन के साथ, तो बहुत सारे एथिकल इश्यूज आ रहे थे, इसे एथिकल इश्यूज, बहुत सारे लीगल इश्यूज भी आ रहे थे, ठीक है, बहुत सारे सोशल इश्यूज भी आ रहे थे, सोशल इश्यूज। तो इसका मेन प्रोजेक्ट ये भी था कि HGP के दौरान जो भी LC के इश्यूज आएंगे, इसको शॉर्ट में हम LC कहते हैं, एथिकल लीगल एंड सोशल इश्यूज, तो उन प्रोजेक्ट को भी इन इश्यूज को भी हमें क्या करना है, शॉर्ट आउट करना है। तो ये थे बेटा आपके HGP के गोल्स। तो आज का आपका स्टार्टिंग का पार्ट था जिसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा, HGP कब शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ, कौन कौन पार्टनर थे, ये हमने पढ़ा। इसको एक मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं ये भी हमने डिस्कस किया, और लास्टली हमने गोल्स ऑफ HGP को डिस्कस किया। इसके बाद 2 चीज़ें और रहती हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक तो है मैथोडोलॉजीज ऑफ HGP और दूसरा है सैलिएंट फीचर्स ऑफ HGP, और एक छोटा सा पार्ट और है एप्लीकेशन एंड फ्यूचर चैलेंजेस। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। अभी जर्नल इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ है।